नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केरल के वायनाड में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस आपदा में अब तक 122 लोगों के मरने की खबर है। उधर आपदाग्रस्त इलाके में सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और आपदा मोचन बल की ओर से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि राहत कार्यों में जुटी टीमों को बारिश के कारण कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वायनाड में भूस्खलन के बाद बचाव कार्यों के समन्वय और पहाड़ी जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के मद्देनजर आगे के कदमों पर चर्चा के लिए देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। पुलिस विभाग समेत तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने बचाव कार्यों की समीक्षा के साथ केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय, आपदा प्रतिक्रिया बलों की तैनाती और राहत शिविरों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों और सुविधाओं की भी समीक्षा की। वहीं मौसम विभाग ने वायनाड में आने वाले कुछ दिनों में मौसम के और खराब होने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग ने वायनाड के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट और मलप्पुरम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वायनाड में भूस्खलन से कई लोगों की मौत होने पर दुख प्रकट करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में 2 दिन का शोक घोषित किया है। राज्य में 2 दिन के शोक के तहत सार्वजनिक कार्यक्रम और समारोह स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक अवधि के दौरान राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुकाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री विजयन ने बताया कि केरल बैंक ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 50 लाख रुपए का योगदान दिया है। वहीं कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने इस त्रासदी के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। दोनों सदनों में बजट पर जोरदार चर्चा देखने को मिली है, जिसमें सत्ता और विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक भी देखने को मिली। इससे पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए न सिर्फ सरकार की प्राथमिकताएं और उपलब्धियां गिनाई, बल्कि विपक्ष के आरोपों का भी विस्तार से जवाब दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की रफ्तार बनी हुई है और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 में कृषि मंत्रालय के लिए 21,934 करोड़ रुपए का बजट था, जो 2024-25 में 5 गुना बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के आरोपों के जवाब भी दिए। तो वहीं अग्निवीर, संसदीय मर्यादा और देश के उद्यमियों को बदनाम करने के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर नजर आईं। हलवा सेरेमनी में शामिल अफसरों में कितने एससी, एसटी, ओबीसी के हैं, इससे संबंधित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर वित्त मंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि कर्तव्य निभाने वाले अफसरों को नीचा दिखाना सही नहीं है। उधर लोकसभा में आज रेलवे के अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। इसके अलावा भारतीय वायुयान विधेयक भी पेश किया जाएगा। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। जनहित याचिका में हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने के साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। उधर मंगलवार को दोपहर से धरने पर बैठे छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक दिल्ली सरकार के अधिकारी, मेयर, निगम आयुक्त, विधायक, जल बोर्ड के अधिकारी उनके पास मिलने नहीं आते हैं, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। छात्रों की मांग है कि यहां पर छात्रों के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है उसे बदला जाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो।
ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग में हुए हादसे के बाद दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स पर ताला लग गया है। इस लिस्ट में विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग भी शामिल है। घटना के 3 दिन बाद विकास दिव्य कीर्ति के हादसे पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए, साथ ही सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी बनती है, इसे ठीक करना सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने को तैयार और तत्पर हूं। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। फाम मिन की इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली पहुंचने पर फाम मिन का हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चीन का राजकीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच सभ्यतागत संबंध है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने वाले कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। संशोधित कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी महिला, नाबालिग या किसी को धर्म परिवर्तन के इरादे से धमकाता है, हमला करता है, शादी करता है या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है, ऐसे मामलों में 20 साल कैद से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति इस कानून के उल्लंघन पर पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि 2021 के कानून के तहत केवल पीड़ित व्यक्ति या उससे माता पिता, भाई बहन या रक्त विवाह या गोद लेने संबंधित कोई व्यक्ति ही धर्म परिवर्तन के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता था। किशोर, दिव्यांग या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, महिला, SC/ST समुदाय से संबंधित व्यक्ति का विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल से 14 साल तक की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 7 से 14 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि विदेशी या अवैध संगठन से फंडिंग का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह के पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी सैंड आर्ट के जरिए उन्हें बधाई दी है। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी में समुद्र तट की रेत पर मनु और सरबजोत की प्राकृतिक प्रतिकृति बनाकर उन्हें बधाई दी है। अगले महीने 2 से 7 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन में स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन विषय पर तमाम कृषि वैज्ञानिकों के बीच चर्चा परिचर्चा होगी। फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों के मामले में ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए हैं, जो आज मामले की पैरवी करेंगे। आज महान क्रांतिकारी उधम सिंह का शहादत दिवस है। इस महान क्रांतिकारी ने जलियांवाला बाग कांड के दोषी माइकल ऑडियर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। 31 जुलाई 1940 यानी आज के दिन ही उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। अमर शहीद सरदार उधम सिंह के बलिदान दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि उधम सिंह जी ने अपनी वीरता से यह बताया कि भारतवासी देश के स्वायत्व के लिए साहस व त्याग की किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लिखा, उन्होंने आततीय अंग्रेजी हुकूमत के जलियांवाला बाग नरसंहार का इंग्लैंड में जाकर प्रतिशोध किया। गदर पार्टी के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की अलग जगाने में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही। उत्तराखंड में आज से अगले 2 दिन के लिए सभी जिलों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे इस दौरान सावधानी बरतें और सतर्क रहें। वहीं देहरादून आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से संबंधित जिला अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर आज देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में स्कूल बंद रखे गए हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात बने हुए। गुजरात में पिछले 10 दिनों से जारी बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। बारिश से गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के बाद अब मध्य गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद जिलों में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारत में बने टेलीकॉम उपकरणों का निर्यात अब 100 से ज्यादा देशों में किया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रास्ता साफ हो गया है। सरकार बनने के पहले महीने ही ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी ने अपनी भारत यात्रा पर कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौता करना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए है। इसे भौगोलिक विकास के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 48.2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। भारत में ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना में सरकार एक घरों को 75,000 रुपए देने वाली है। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक एक नए फीचर लाने की तैयारी में है। अब यूजर्स इंस्टाग्राम पर अपना खुद का AI पावर्ड चैटबॉट बना सकेंगे। इस फीचर का नाम AI स्टूडियो है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ए संभाल कर हां, आ मारो पप्पा फॉरेन થી લઈ આવ્યો हां ए सत्यानाश। भाई नुकसान कैसा भरेगा तू? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की जल्द QIP लाने की योजना है। कंपनियां QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का इस्तेमाल घरेलू बाजार से रकम जुटाने के लिए करती है। सरकार ने 2022-23 में लिस्टेड इक्विटी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर से 98,681 करोड़ रुपए जुटाए हैं और यह पिछले वर्ष की तुलना में 15% ज्यादा है। हल्दीराम में ब्लैकस्टोन हिस्सा खरीद सकता है। इस डील के साथ ही यह प्राइवेट इक्विटी फर्म भारत के स्नैक्स मार्केट में एंट्री कर सकेगी। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ऐप पर सभी फाइनेंशियल सेवाओं को एक जगह मर्ज कर दिया है, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट पे। अमेरिका में टेस्ला कंपनी ने अपनी 18 लाख से ज्यादा गाड़ियों को वापस बुलाया है। इन गाड़ियों में एक खराबी है, जिसकी वजह से गाड़ी का ढक्कन यानी कि हुड ठीक से बंद होने पर भी गाड़ी को पता नहीं चल पाता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पिछले तिमाही के नेट प्रॉफिट में 8.3% की कमी आई है। कंपनी को कुछ एक मुश्त खर्चों और पार्टनर कंपनियों से कम मुनाफा होने की वजह से ये नुकसान हुआ है।
नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रतिदिन के राजस्व और यात्रियों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कुल राजस्व किराया बॉक्स और गैर किराया बॉक्स में लगभग 31% की वृद्धि हुई है। इसका कारण 2022-23 में औसत दैनिक सवारियों की संख्या 36,400 से बढ़कर 2023-24 में 47,427 हो गई। केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर्स में एक बजट वाद संवाद कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश टैक्स की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाना है। रिसर्च फर्म क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक सरकारी नीतियों के समर्थन के कारण इलेक्ट्रिक बस की बिक्री चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 75 से 80% तक बढ़कर 6,000 से 6500 तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार की ओर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम उत्सर्जन पर जोर दिया जा रहा है। इसके कारण ई बस को तेजी से अपनाया जा रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी के कारण वेयर हाउस की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वर्ष की पहली 6 माही में देश के 8 प्राथमिक बाजारों में 23 मिलियन स्क्वायर फीट के वेयर हाउस लेन देन देखने को मिल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों और बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार से जुड़ा अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत केंद्रीय बैंक की ओर से बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 25 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि वाले सभी गैर निष्पादित परिसंपत्ति खातों में जानबूझकर चूक करने के पहलू की जांच करने को कहा गया है। ड्रोन डिलीवरी सेवा मुहैया कराने के लिए लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडेड डीटीडीसी एक्सप्रेस ने स्काई एयर मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है। कैलिफोर्निया और अन्य राज्यों के 5500 से अधिक फायर फाइटर्स राजधानी सैक्रामेंटो से लगभग 90 मील उत्तर में राज्य की सेंट्रल वैली में जल रही पार्क फायर को बुझाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। अमेरिका के कोलोराडो के लवलैंड के पास अलेक्जेंडर माउंटेन फायर ने लगभग 950 एकड़ को जला दिया है। विस्थापित निवासियों की सहायता के लिए आपातकालीन आश्रय स्थापित किए गए हैं। कनाडाई अधिकारियों ने बताया कि देश के जंगलों में लगी आग के लिए संभावनाएं बेहतर हुई हैं क्योंकि तापमान ठंडा हो गया है और प्रभावित क्षेत्रों में बारिश हो रही है। यूरोप के अल्बानिया के तटीय शहर शेंगजिन में पर्यटक समुद्र में तैर रहे जबकि शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर लगी जंगल की आग से धुआं उठ रहा है। चीन में तूफान गेमी ने तबाही मचा दी है। तेज तूफान के कारण हुई मूसलाधार बारिश से लगभग 7 और लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। इजरायल ने बेरूत हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र को मारने का दावा किया है। इस हमले में 3 नागरिकों की भी मौत हुई है। इजरायली सेना का निशाना गोलान हाइट्स में हमला कर 12 बच्चों को मारने वाला हिजबुल्लाह का कमांडर फुआद शुक्र उर्फ सैयद मुहसन था। इजरायल ने 12 मासूमों का बदला लेने के लिए लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका के टेनेसी में भयंकर मौसम के कारण मिडिल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में संभावित बवंडर आया। कैंपस के मैदान में एक ट्रेलर पलट गया। वेनेजुएला के कराकास में एक प्रदर्शन में भाग लेने के बाद पुलिस ने लगभग 1 दर्जन युवा विपक्षी समर्थकों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी पूरे वेनेजुएला में सड़कों पर उतरे और झंडे लहराए। कैलिफोर्निया के रिवरसाइड काउंटी में भड़की निक्सन आग से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आसपास के समुदायों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में जीत हासिल करने के इरादे से उतरेंगे। निशानेबाजी में महिलाओं की ट्रैप क्वालिफिकेशन में भारत की श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी फाइनल में स्थान बनाने के प्रयास करेंगी। पेरिस ओलंपिक में बुधवार को भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप और स्वप्निल पर नजरें रहेंगी। निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह और स्वप्निल कुसाल क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन में 2 बार की पदक विजेता पीवी सिंधु अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। सिंधु का सामना एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा से दोपहर 12:50 पर होगा।
बैडमिंटन में ही भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल के ग्रुप मुकाबला खेलने उतरेंगे। लक्ष्य का सामना दोपहर 1:40 पर इंडोनेशिया के लियोनार्ड्स जोनाथन क्रिस्टी से होगा। महिला मुक्केबाजी में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलिन बोरगोहेन अंतिम 16 के मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगी। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलिना का सामना नॉर्वे की सुन्निवा हॉफस्टेड से होगा। घुड़सवारी में हिस्सा ले रहे एकमात्र भारतीय घुड़सवार अनुष अग्रवाल आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 24 वर्षीय अनुष व्यक्तिगत ड्रेसेज स्पर्धा के ग्रुप दौर में हिस्सा लेंगे। टेबल टेनिस में अंतिम 16 में पहुंचकर इतिहास रचने वाली मनिका बत्रा क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने के इरादे से उतरेंगी। वो ओलंपिक में अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस के महिला एकल में भारत की श्रीजा अकुला राउंड ऑफ 32 का मुकाबला खेलने उतरेंगी। उनके सामने सिंगापुर की जैंग जियान की चुनौती होगी। यह मुकाबला दोपहर 2:30 पर खेला जाएगा। तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दीपिका कुमारी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। अगर वो जीतने में सफल रहती हैं तो आज ही उन्हें अगले दौर का मुकाबला भी खेलना होगा। पेरिस ओलंपिक में अमेरिका के दिग्गज जिमनास्ट सिमोन फाइल्स ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए महिला जिमनास्ट। ओलंपिक खेलों के बीच पेरिस में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। गर्मी भरे दिन के बाद मंगलवार देर रात पेरिस समेत अन्य आसपास के इलाकों में तूफान आया। तूफान की वजह से तपते दिन के बाद रात को मौसम सुहाना हो गया और एफिल टावर के ऊपर आसमान का नजारा बदल गया। पेरिस में मंगलवार देर रात को आए तूफान के बाद यहां बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पेरिस मौसम का मिजाज यूं ही बना रहता है तो ओलंपिक खेलों की कई प्रतियोगिताओं पर असर पड़ सकता है। तूफान के बाद पेरिस में बारिश होने की संभावनाओं के बीच ट्रायथलॉन की प्रतियोगिताओं पर असर पड़ सकता है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की स्पर्धाओं के बाद अब बुधवार को ट्रायथलॉन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। पेरिस की सेन नदी में बढ़े प्रदूषण के कारण स्विमिंग की कई प्रतियोगिताएं प्रभावित हुई, जिसकी वजह से आयोजकों और एथलीट्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पेरिस की सेन नदी में बुधवार तक भी प्रदूषण का असर बहुत ज्यादा रहता है तो ओलंपिक खेलों में पुरुषों और महिलाओं की दौड़ शुक्रवार तक स्थगित होने की संभावना है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 इस साल दिवाली पर दस्तक देने वाली है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म धड़क 2 सिनेमाघरों में 22 नवंबर को दस्तक देगी। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की जोड़ी बनेगी। कमल हासन अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म ठग लाइफ का दर्शकों को बेसब्री से है इंतजार। मणिरत्नम और टीम सितंबर 2024 के अंत तक ठग लाइफ की शूटिंग पूरी करने की योजना है। अभिनेता सोनू सूद ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रशंसकों को बड़ा तोहफा दिया। फिल्म फतेह 10 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित अल्फा की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी जानकारी शर्वरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। रजनीकांत अपनी फिल्म कुली और वेट्यान की शूटिंग में व्यस्त हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेट्यान अक्टूबर 2024 में रिलीज हो सकती है। प्रभास अपनी नई फिल्म द राजा साहब लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल आदि भाषाओं में लाई जाएगी। अभिनेता विक्रम की आगामी फिल्म थंगलान सेंसर बोर्ड से 0 कट के साथ पास हो गई है। फिल्म 15 अगस्त को कई भाषाओं में रिलीज होगी। अक्षय कुमार की नई फिल्म स्काई फोर्स में अक्षय कुमार के साथ सारा अली खान, वीर पहाड़िया और निमृत कौर जैसे सितारे नजर आएंगे। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।